केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त है आपको खबरों के मास्टर एंगल से रूबरू करवाने का। तो चलिए शुरू करते हैं मास्टर स्ट्रोक। आज सबसे पहले बात करेंगे देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया की उस लापरवाही की जो 140 से ज्यादा लोगों की जान ले सकती थी। 4 अगस्त को एयर इंडिया के जो यात्री टर्बुलेंस का शिकार हुए, फ्लाइट के पायलट को शुक्रिया कह रहे थे, उसने उन यात्रियों की जान बचाई। वो असल में उस दिन नशे में था। डोप टेस्ट हुआ तो यह खुलासा हुआ जिसमें पायलट पॉजिटिव पाया गया। सूत्रों के मुताबिक जब एयर इंडिया का वो विमान टर्बुलेंस का शिकार हुआ, उस वक्त पायलट नशे में था। और इसी तरह सत्ता का नशा हेमंत सोरेन सरकार पर ऐसा चढ़ा है कि वो प्रदर्शनकारी छात्रों पर पायलट गन चलाने को तैयार है। ये आरोप बीजेपी ने लगाए हैं। उसका दावा है कि कल यानी 10 अगस्त को छात्रों के विधानसभा घेराव से डरी हेमंत सोरेन सरकार ज्यादती का प्लान बनाकर बैठी हुई है। हालांकि इस बीच छात्रों के गुट ने सरकार की तरफ से बनाई कमेटी से मुलाकात की और कई बातों पर सहमति बनती हुई नजर भी आई। इधर केंद्र सरकार चीनी मोबाइल फोनों पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि ड्रैगन के ये सस्ते जासूस हमारे देश के हर एक शख्स का डेटा जिनपिंग तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें हो, बातें हो या फिर संवेदनशील जानकारी, सब कुछ बाजार में नीलाम होने के लिए तैयार है। और इसका बिचौलिया है चीन, जो भारत के यूजर्स का डेटा खुफिया तरीके से बेशर्मी से इकट्ठा कर रहा है। और ये देश की सुरक्षा और भविष्य के लिए खतरा है, क्योंकि कल को इसी डेटा का इस्तेमाल देश विरोधी ताकत देश तोड़ने के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन इस देश की जड़ें इतनी भी कमजोर नहीं जो डेटा ब्रीच से हिल जाए। और यह संदेश पूरे देश से दिया जा रहा है। यूपी हो, मध्य प्रदेश हो या फिर दिल्ली, हर जगह तिरंगा लहरा रहा है। देश के तमाम राज्यों में आज बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। हाथों में तिरंगा, दिल में देश प्रेम, ये नजारा भारत के कई शहरों में दिखा। लेकिन इन सब खबरों से पहले आपको दिखाते हैं वो विस्फोटक खुलासा जिसने फ्लाइट से यात्रा करने वालों के होश उड़ा दिए, कई सारे सवाल खड़े कर दिए। क्योंकि 4 अगस्त को जो विमान आसमान में हिचकोले खा रहा था, उसे लेकर चौंकाने वाला दावा सामने आया। डीजीसीए 4 अगस्त को एयर इंडिया के टर्बुलेंस का शिकार हुए विमान के मामले की जांच कर रही है। इस बीच सूत्रों ने यह दावा कर दिया है कि विमान के पायलट की डोप टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मतलब आरोप कि वो पायलट विमान उड़ाते वक्त नशे की हालत में था। यह सवाल बेहद गंभीर है, क्योंकि वो पायलट अकेले नहीं उड़ रहा था। 145 लोगों की जान उसके हाथ में थी। बेगुनाह यात्री थे जो फुकेट से निकले थे दिल्ली जाने के लिए, पर रास्ते में उन्हें साक्षात यमराज के दर्शन होने लगे थे। सबसे पहले तो आपको पूरी खबर समझाते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि उस दिन आखिर हुआ क्या था, चर्चाएं किस बात की हो रही हैं। दरअसल एयर इंडिया की एक फ्लाइट है AI 2379 जो 4 अगस्त को थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली के लिए उड़ी थी। उस फ्लाइट में 145 लोग थे, जिसमें से 137 यात्री और 8 क्रू मेंबर थे। इस फ्लाइट को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन हवा में उड़ती फ्लाइट अचानक हिचकोले खाने लगी। दावों के मुताबिक यह फ्लाइट करीब 300 फीट तक नीचे चली गई थी। गोता लगा दिया था। 17 यात्रियों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। सोचिए, आप अचानक फ्लाइट में बैठे हुए हैं और अचानक से 300 फीट वो फ्लाइट नीचे आ जाए तो आखिर आपका क्या होगा। फ्लाइट में लोग उछल गए थे, कई तो छतों से टकरा गए, उनका सामान तितर बितर हो गया। कई यात्रियों को सिर और चेहरे पर चोट भी लगी थी और कई लोगों को तो अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया। और अब खबरें हैं कि विमान उड़ने वाला पायलट यानी कि जो विमान उड़ा रहा था वो नशे में था।
पायलट का डोप टेस्ट में फेल होना कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। सवाल एयर इंडिया के सिस्टम पर है, सवाल यात्रियों की सुरक्षा पर है और जवाबदेह एयर इंडिया पल्ला झाड़ रहा है। क्या कहा एयर इंडिया ने और डोप टेस्ट में अब तक क्या कुछ मिला है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बारह जून 2025 अहमदाबाद, वो दिन जब एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया था। सवाल उठे कि एयर इंडिया में सख्ती क्या नाम की है। और फिर 4 अगस्त 2026 का ये खौफनाक मंजर, हवा में उड़ता एयर इंडिया का प्लेन अचानक 300 फीट का गोता लगाता है। यात्रियों की जान हलक में आ जाती है। प्लेन किस कंपनी का? एयर इंडिया। वही लापरवाह एयर इंडिया। आपको पता है आज 4 अगस्त की इस घटना की जांच चल रही थी और अब सूत्रों ने जो दावा किया उसने सबके होश उड़ा दी। सूत्रों के मुताबिक उस दिन फुकेट से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 का पायलट नशे में था, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक पायलट का पोस्ट फ्लाइट डोप टेस्ट पॉजिटिव पाया गया, जिसका मतलब हुआ कि उस दिन लिए गए पायलट के सैंपल में नशे के तत्व पाए गए हैं। टेस्ट में साइकोएक्टिव पदार्थों के सेवन का दावा किया गया। आशंका है कि टेस्ट में 6, 7 या 8 श्रेणी के स्टिमुलेंट्स पाए गए हैं। इसमें कई ऐसे नशीले तत्व भी शामिल हैं जिन्हें ड्रग्स के श्रेणी में रखा जाता है। आमतौर पर पायलट या खिलाड़ी इन्हें सतर्कता बढ़ाने और थकान कम करने के लिए लेते हैं। और आशंका जताई जा रही है कि फुकेट से उड़ी फ्लाइट के पायलट ने भी इसी तरह की किसी चीज का सेवन किया होगा, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक पायलट के सैंपल में डोप टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। हालांकि एयर इंडिया इस मामले में लीपापोती की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। एयर इंडिया ने यह कहते हुए अपना बचाव किया कि उसके पास अब तक ये रिपोर्ट नहीं पहुंची है। एयर इंडिया ने यह दावा किया कि भारत में लैंड करने के बाद पायलटों और क्रू मेंबर्स का टेस्ट किया गया था, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि फुकेट यानी जहां से प्लेन ने उड़ान भरी वहां टेस्ट नहीं हुआ होगा। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि संभव है पायलट नशे में हो। खुलासा किया गया है कि पायलट का लैंडिंग के बाद साइकोएक्टिव टेस्ट हुआ है। नॉर्मली इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर डिपार्चर के ऊपर टेस्टिंग नहीं होती है पायलट की ब्रेथ एनालाइजर को लेके, और साइकोएक्टिव को तो नहीं होती है, बट ब्रेथ एनालाइजर के अंदर डिपार्चर के ऊपर 100% होता है हिंदुस्तान के अंदर। और बाहर की फ्लाइट सिंस वहाँ पे डॉक्टर या वहाँ पे सुविधा नहीं है, तो इसकी जो टेस्टिंग होती है वो अराइवल पे होती है। जिम्मेदारों का मानना है कि टेक ऑफ से पहले सिर्फ ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट हुआ होगा, यानी गड़बड़ी की गुंजाइश तो है। प्रोटोकॉल के तहत उनकी डोप टेस्टिंग की गई, क्योंकि ये इसलिए किया गया कि कहीं कोई एक्सेसिव करेक्टिव एक्शन पायलट की तरफ से दी जाए, और वो इसलिए कि कहीं वो किसी दवा के अधीन हो तो उसके कॉग्निटिव सेंसेस जो हैं, उसके जो रिफ्लेक्स एक्शंस है वो गलत ना हो जाए। तो देखिए, ये पहली बात है, क्यों वार्निंग क्यों नहीं दी गई, टर्बुलेंस में क्यों आया क्राफ्ट, और सही दिशा से उसने नेविगेशन क्यों नहीं किया। हालांकि एयर इंडिया ये दावा कर रही है कि उसके पायलट प्रोफेशनल हैं, हमेशा प्रोटोकॉल के तहत टेस्ट होते हैं और ये सब संभव नहीं, लेकिन इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि उस दिन जो हुआ वो सामान्य घटना नहीं थी। फ्लाइट सडनली चलती चलती रुक के टर्न अराउंड हो गई, और ये मानिए ये प्लेन है, आते हुए ये प्लेन ऐसे घूम गया। 2, 2.5, 3 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। 15-20 पैसेंजर्स को चोट आई है, किसी का सर फटा है, किसी के बेबी को चोट आई है, मेरी लोअर बैक गई है, मेरा भाई है उसका शोल्डर गया, उसकी बैक गई, उसके कान का पर्दा तक फट चुका है। अब सवाल है कि क्या एयर इंडिया इसकी जिम्मेदारी लेगा। फौरी तौर पर जब तक जांच चल रही है, उन दोनों पायलटों को ड्यूटी से हटा दिया गया है, लेकिन अगर पायलट वाकई नशे में थे तो फिर यात्रियों की सुरक्षा किसके भरोसे है। आसमान में हजारों फीट की ऊंचाई पर इतने लोगों की जान की गारंटी कौन लेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि एयर इंडिया हादसों से सबक लेना कब सीखेगा। डायनामिक प्राइस के नाम पर टिकटों को 2 गुने और 3 गुने दाम में बेचने वाली ये कंपनियां क्या लोगों की जान का सौदा करने से भी नहीं बाज आ रही हैं?
ये कंपनियां अपने सिस्टम के लूपहोल कब भरेंगी? जब तक इन लूपहोल्स का इलाज नहीं होता, अहमदाबाद हो या फिर दिल्ली, ऐसी घटनाएं बंद नहीं होंगी, क्योंकि एयरलाइन कंपनियों को यात्रियों की चिंता है ही नहीं। जिम्मेदारी लेना तो दूर, उस विमान का पायलट कॉकपिट छोड़कर यात्रियों के बीच सिर्फ यह कहने के लिए आ गया था कि वीडियो मत बनाइए। विमान में सवार दिलजीत नाम के एक यात्री के मुताबिक जब विमान ने गोता लगाया, उससे पहले सीट बेल्ट लगाने के साइन ऑन तक नहीं दिए गए थे, जबकि प्लेन में मौसम बिगड़ने की आशंका होने तक पर सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होता है। फिर पायलट ने सीट बेल्ट का साइन ऑन क्यों नहीं किया? सवाल वही, क्या वो नशे में था? He was focused more on कि हम वीडियो या फोटो ना बनाएं. That was very unsettling. In that incident, जब वो सब कुछ हुआ है, मतलब 5 मिनट भी नहीं हुए, ये सब डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है and what are you focusing on? And also I would like to mention 2 things. एक तो फ्लाइट 45 मिनट पहले लैंड हो गई, so वो नहीं समझ आया कि how did it happen. Then when I checked the flight data on these online websites, so the data for 1 hour and 10 minutes during this incident, before and after, that data is missing. Actually जब हम लैंड करे तो वहां पर तैयारी तो कोई नहीं थी इनकी. There was only one doctor from Medanta. तो इनकी कोई SOP नहीं दिखा वहां पर कि कोई स्टैंडर्ड कोई प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं कि अगर इंजरी से प्लेन में कोई आ रहे हैं तो इनको कैसे आगे डील करना है, क्या स्टेप्स है. तो we had to fend for ourselves. और वही देखिए, झारखंड में सरकार की हालत खराब होती जा रही है। छात्रों ने 10 अगस्त यानी कल विधानसभा के घेराव की चेतावनी दी थी, लेकिन उससे पहले छात्रों के प्रतिनिधिमंडल और सरकार की तरफ से पहुंची टीम के बीच फिर एक बार घंटों लंबी बैठक चली। बैठक के बाद सूत्रों का यह दावा है कि सरकार बैकफुट पर है। छात्रों की अधिकतर मांगे मान ली गई हैं। इस मुद्दे पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रांची में हैं। वहां से हम आपको बताएंगे कि आखिर वर्तमान में वहां पर हालात कैसे बने हुए। लेकिन यह सवाल इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि रांची में देश भर से छात्रों के जुटने का सिलसिला जारी है। रांची में अचानक छात्रों की भीड़ बढ़ना शुरू हो गई। कल यानी 10 तारीख को विधानसभा घेराव की तैयारी है। इसके लिए झारखंड समेत कई जगहों से हजारों की संख्या में छात्र रांची पहुंच रहे हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम खचाखच छात्रों से भरा हुआ है। बातचीत का दौर भी जारी है, लेकिन अगर बातचीत में सहमति नहीं बन पाई तो मामला और भी उलझ सकता है। छात्र हाथों में तिरंगा लिए एक उम्मीद के साथ अब देखिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये जन आंदोलन जो यहाँ पर प्रदर्शन था उसको अब देखिए समर्थन देता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि रांची के अंदर अब कुछ भी हो सकता है अगले 24 घंटे में, क्योंकि सरकार के हाथ पांव फुले हुए हैं छात्रों के इन जन सैलाब को देखकर, इन तस्वीरों को देखकर, क्योंकि पिछले 16 यहाँ पर दिनों से छात्र यहाँ पर डटे हुए हैं। तो हेमंत सोरेन की सोई सरकार को ये सभी छात्र अब देखिए जगाने का काम कर रहे हैं। ये आंदोलन और ये बढ़ता ये देखिए छात्रों का ये जो जन सैलाब है, ये इस बात की देखिए तस्दीक यहाँ पर देता है। देखेंगे जब आप जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जिसके अंदर इस समय लगभग हजारों ये छात्र एकत्रित हैं, और देखिए बस सवाल यही कि आखिर ये आंदोलन अभी और कितना तेज होगा, क्योंकि कल के दिन विधानसभा घेराव है। अब देखिए, अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार क्या फैसला लेती है। छात्रों की मांगे एकदम क्लियर है और जायज भी हैं। जब धांधली के केस में नीट की परीक्षा रद्द हो सकती है तो फिर जेपीएससी की क्यों नहीं हो सकती? ये सवाल सिर्फ हेमंत सोरेन से नहीं बल्कि राहुल गांधी से भी है। वही राहुल गांधी जो दिल्ली में पैलेट गन के इस्तेमाल के आरोप लगा रहे थे, वो अब झारखंड के मसले पर चुप हैं, क्योंकि तस्वीरें बता रही हैं कि झारखंड में पैलेट गन के इस्तेमाल की पूरी तैयारी है। क्या है पूरा मामला, देखिए। ये भूख हड़ताल जो हम लोग के जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग की भूख हड़ताल ऐसे ही रहेगी। बहुत ही दुख होता है कि ऐसी सरकार कैसे आ जाती है जिसे ये भी नहीं पता कि हम उनके लोग हैं ना। रांची में छात्रों की तादाद बढ़ती जा रही है। रेलवे स्टेशन हो या कलेक्ट्रेट चौराहा, जयपाल सिंह स्टेडियम हो या फिर शहर की सड़कें,
दूर दराज से आते छात्र बता रहे हैं कि मामला अब सीरियस है। हेमंत सरकार का तख्त कांप रहा है। हम लोग के मजबूरन जाना है विधानसभा घेराव। सरकार को ये दिखाना है, सरकार को ये बताना है कि आपके छात्र आकर क्यों रोड पे आ जाएं। आज विधानसभा घेराव की नौबत क्यों आई, आपने कराया। हमारी पीढ़ी बहुत मुश्किल से पढ़ के आगे आई है और अगर हमारे भाई बहन आगे नहीं आएंगे तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। बहुत गलत कर रही है सरकार हमारे साथ। इस बीच छात्रों के डेलीगेशन ने सीएम की कमेटी से बात की। सूत्रों का दावा है कि छात्रों की मांगों के आगे सरकार लगभग सरेंडर मोड में है। सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन सरकार जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने को तैयार हो गई है। हालांकि इस मामले की सीबीआई जांच के लिए सहमति नहीं बन पाई। सरकार ईडी और सीआईडी से इस मामले की जांच पर अड़ी हुई है। जेएसएससी के मामले में कट ऑफ और एज ग्रुप को लेकर भी बात नहीं बनी है। सूत्रों के मुताबिक छात्रों ने ये मांग भी की है कि परीक्षाओं में वित्तीय लापरवाहियों की जांच ईडी से कराई जानी चाहिए और दावा है कि इसके लिए विशेष कमेटी का गठन भी किया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच एक तस्वीर ने हेमंत सरकार के रवैये पर सवाल खड़े कर दिए। रांची में जुटे छात्रों के हक की आवाज दबाने के लिए वहां पैलेट गन चलाने की तैयारी कर ली गई, जिसकी गवाह है ये तस्वीर। बीजेपी ने दावा किया कि हेमंत सरकार ने कल होने वाले विधानसभा घेराव को कुचलने के लिए पुलिस वालों के हाथों में पैलेट गन थमा दी है। देखिए, हेमंत सरकार छात्रों के आंदोलन को झारखंड में कमजोर करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति तो अपना ही रही थी। उन्होंने उन सारे छात्र संगठनों को वार्ता के लिए बुला लिया था जो इस आंदोलन में भी शरीक नहीं थे और इत्तेफाक से सभी दल सरकार के सहयोगी थे। लेकिन आज तो उन्होंने हद कर दी। राजधानी रांची की सड़कों में पैलेट गन से तैनात सुरक्षा कर्मियों का उन्होंने डेपुटेशन किया। ये तस्वीरें हैं आज की, जिसमें पुलिसकर्मी पैलेट गन के साथ जो है वो रांची की सड़कों पर वो घूमते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, क्या यहाँ SC ST OBC बच्चे जो ज्यादातर संख्या में धरने पर बैठे हैं उनको खौफ आप दिखा रहे हैं? ये छात्र नहीं डरने वाले साहब। और कल विधानसभा घेराव के पहले क्या आपने पैलेट गन चलाने का मन बना लिया? अब सवाल है कि जो राहुल गांधी दिल्ली में पैलेट गन करोना रोकर सरकार को घेर रहे थे, वो इस पर क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? झारखंड में कांग्रेस सरकार में सहयोगी हैं, फिर भी उस राज्य में पैलेट गन के इस्तेमाल की मंजूरी कैसे दी जा सकती है? जब ये सवाल गरजने शुरू हुए तो हेमंत सोरेन ने सरकार की फेस सेविंग के लिए अपना पत्ता फेंका। मैं भी कोई बूढ़ा नहीं हूं साथियों, मैं भी आप ही लोगों के लगभग का स्थिति में हूं। आपकी भावनाएं, आपकी चिंताएं हमारी चिंताएं हैं। आज संवैधानिक जगह पे बैठते हुए मैं आपको ये बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ पारदर्शिता के साथ न्याय होगा और न्याय होते हुए दिखाने का भी हम लोग काम करेंगे। आपने देखा किस तरीके से नौजवानों को डराने धमकाने, मीडिया की तरफ से डराओ बदनाम करो, उससे काम ना चले तो लाठी डंडा से मारो, गोलियां चलाओ, पैलेट गन चलाओ, घायल करो, उससे भी बात नहीं बनता है तो देशद्रोह बना दो। अब देखिए, मतलब झारखंड सरकार घिर चुकी है और घिर तो छात्रों का मसीहा बनने वाला अभिजीत दीपके भी गया है। छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले दीपके के खिलाफ अब उसी के कॉकरोच खड़े हो गए हैं। महाराष्ट्र में उसके घर के बाहर प्रदर्शन का पंडाल लग गया है। प्रदर्शन करने वाले हैं सीजेपी के कार्यकर्ता। सीजेपी के ये वो कार्यकर्ता हैं जो दीपके के साथ लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट में खड़े थे। देखिए, पहले जिसने दिया साथ, अब दीपके के लिए वो बेकार। क्यों आपने 10-12 लोगों को, आपके दोस्त, उनकी गर्लफ्रेंड और कुछ वॉलंटियर जो आपकी बैग उठा के घूमते हैं, जो आपकी गाड़ी चलाते हैं, आपकी चापलूसी करते हैं, ऐसे लोगों को आपने नेशनल कोर कमेटी बना दिया। जब उठे सवाल, कर लिया अपने आप को बीमार। और मैंने उसको पूरा अश्योरेंस दिया उनको कि आपकी जो भी डिमांड्स है हम पूरी तरह आपके साथ हैं
और आप संघर्ष करते रहिए। जैसी मेरी तबीयत ठीक होती है मैं खुद वहाँ जाऊँगा। अभी क्योंकि मुझे टाइफाइड हो रखा है तो इसलिए मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के अंदर अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ प्रदर्शन तो खत्म हो गया, पर अब संभाजी नगर में एक प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन जो अभिजीत दीपके को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये, आखिर दीपके से उनके सहयोगियों की नाराजगी क्यों है? क्या सीजेपी में वाकई टूट की शुरुआत हो गई है या फिर ये पार्टी के भीतर मतभेद का सिर्फ एक दौर है? संभाजी नगर में ये तस्वीरें सीजेपी के भीतर बढ़ती नाराजगी की तरफ इशारा कर रही है। सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके के खिलाफ उनके ही दो सहयोगियों ने मोर्चा खोल दिया। मनीष ब्रह्मभट्ट और राहुल पांड्या भूख हड़ताल पर बैठे और दीपके पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि दीपके ने संगठन में आम वॉलंटियर की मेहनत को नजरअंदाज कर दिया, अपने चहेतों को तरजीह दी। जिन वॉलंटियर्स ने कड़ी धूप में पसीना बहाया, आंदोलन को जमीन पर खड़ा किया, उनका सिर्फ दीपके ने इस्तेमाल किया। सभी यही क्वेश्चन उठा रहे हैं कि क्यों अपने इतनी जल्दी में अपने 10-12 लोगों को लेकर आप अपने दोस्त, अपनी गर्लफ्रेंड, अपने कज़िन, अपने यहाँ के जो दोस्त थे योगेश, उसको फाइनेंस का बना दिया है। तो आपकी मंशा जो है इसको प्राइवेट लिमिटेड बनाकर इसको चलाने की है। देश की टीम बनाने की जगह अपने फेस की टीम, आपको सपोर्ट करने वालों की, आपके दोस्तों की टीम बनाई है। और इससे अभी तक हमें लग रहा था कि खाली टीम बनाना आपका मकसद है क्योंकि आप लीड करना चाहते हो और अपने तरीके से लीड करना चाहते हो। पर अभी हमें साफ हो रहा है क्योंकि आप झारखंड नहीं गए, आपके कोर टीम के जो सदस्य हैं वो झारखंड नहीं गए स्टूडेंट्स के समर्थन में, क्योंकि आप पॉलिटिकल राजकीय रोटियां सेकना चाहते हो। क्योंकि आपकी टीम ने आपका समर्थन कर दिया, बस वॉलंटियरों को आदेश दे दो कि आ जाओ डंडे खाने। ऐसे नहीं होने देंगे। सब जागरूक है, तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं है, सब समझ रहे, सबने वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। तू भी तो अभी से अपने आप को सरकार पीएम सीएम समझने लगा है। हमारी मांग क्या, आना यहाँ पे आके बात कर, मीडिया के सामने डिबेट कर, हम गलत है हमें गलत साबित कर। पर अगर हमें कुछ हो जाता है, हमने पुलिस में भी हमारी एक लेटर लिख के बोल दिया है कि अगर हम मर जाए तो ये मरने के लिए जिम्मेदारी है अभिजीत दीपके और इसकी टीम में जो प्राइवेट लिमिटेड लोग, ये असंवेदनशील लोग हैं। एक तरफ दीपके लगातार सरकार और व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन का चेहरा बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ अब उन्हीं के साथ काम कर चुके लोगों का विरोध सामने आना संगठन के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। आरोप लग रहे हैं कि गर्लफ्रेंड, दोस्त और चहेतों को टीम में तरजीह दी गई। दिल्ली में आंदोलन के दौरान छात्रों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग अब झारखंड जाने से बच रहे हैं और खुद दीपके के झारखंड नहीं जाने के बयान के बाद उसके खिलाफ सवाल और तेज हो गए हैं। तो जितने भी वॉलंटियर्स थे वहाँ पे, जिन्होंने 40 दिवस वहाँ पे अपना जी जान लगा के अपने घर परिवार को सबको छोड़ के देश के लिए, देश के एकजुटता के लिए इस शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ अपनी जब आवाज़ उठाई थी, उन सबकी आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाई जा रही है। वो कहाँ गए वो ऐसे बच्चे जो कहीं ना कहीं कोयम्बतूर से, कश्मीर से, तमिलनाडु से, कन्याकुमारी से जो बच्चे आए थे वहाँ पे, आज वो सबकी राय क्यों नहीं ली जा रही है? वो स्टूडेंट्स है, वहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं है, वहाँ पे कोई जनजी नहीं है। और हम आज ये डंके की चोट पे आपके माध्यम से कह रहे हैं कि अगर हमें कुछ भी होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अभिजीत दीपके और उसकी पूरी टीम लेगी। संभाजी नगर में उठ रही आवाज सीजेपी के अंदर की कहानी बता रही है। अगर विरोध करने वाले दोनों लोग लंबे समय तक दीपके के साथ रहे हैं तो उनका सार्वजनिक रूप से सामने आना सीजेपी के लिए चुनौती बढ़ा सकते हैं। एक तरफ मनीष और राहुल ने देश की जनता के सामने दीपके का असली चेहरा और चरित्र रख दिया, तो वही पुलिस से बदसलूकी को लेकर भी दीपके पर सवाल उठ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि दीपके अपने खासम खास लोगों को जुटाकर पार्टी करता है, पुलिस के साथ बदसलूकी की जाती है। इसी को लेकर पुलिस कर्मियों के परिजनों और स्थानीय लोगों की तरफ से भी विरोध की आवाज उठी है। पुलिस ऑफिसर और पुलिसों का जो अपमान किया अभिजीत दीपके ने, तो हमारी मांग है कि उसने पहले माफ़ी मांगे और सरकार से भी मांग हमारी है कि उसको पुलिस की अगर ज़रूरत नहीं है तो पुलिस प्रोटेक्शन उसका निकाल ले, वो खुद उसका लिए उसको समर्थ है, तो उसको पहले तो माफ़ी मांगनी चाहिए, वही हमारी मांग है। 2 दिन का हम टाइम देने वाले हैं सरकार को। 2 दिन में अगर उसकी पुलिस उसने माफ़ी मांगा और पुलिस उसकी हटा दिए बंदोबस्त, तो हम कुछ नहीं करने वाले, नहीं तो फिर हम मंगलवार के दिन उसके घर पे आंदोलन करने वाले हैं। उसके घर के सामने हम ढोल बजाओ आंदोलन करने वाले हैं। अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो हम इससे भी ज़्यादा पूरे महाराष्ट्र भर हम ये आंदोलन छेड़ने वाले हैं।
दिलचस्प बात यह है कि दीप के छात्रों का मसीहा बनने की कोशिश कर रहा था, आज उसकी सीजेपी वाली नाव में छेद हो चुका है और वो कभी भी डूब सकती है। जो दीप के दिल्ली के जंतर मंतर से छात्रों की आवाज बन रहे थे, वो रांची में हो रहे आंदोलन से क्यों दूर भाग रहे हैं? क्या रांची के छात्र छात्र नहीं, या फिर जो अब तक दीप के कर रहे थे वो मात्र दिखावा भर था, ना कि सच्चाई? और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात उस जासूसी करेंगे जो आपके और हमारे जेबों में है। वो जासूस जो आपकी और हमारी बातें सीधे चीन तक पहुंचा रहा है। ऐसा जासूस जिसे आप पकड़ भी नहीं सकते और उसे खुद से दूर भी नहीं रख सकते। जेब अपनी चेक मत कीजिए, मोबाइल, जी हां, मोबाइल ही है। सरकार की खुफिया रिपोर्ट बताती है कि चीनी मोबाइल बड़े पैमाने पर देश के लोगों का डेटा चीन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। धड़ल्ले से डेटा जा रहा है, लेकिन अब इस पर लगाम लगाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। सरकार क्या करने वाली है, क्या है ब्लूप्रिंट, रिपोर्ट देखिए। क्या भारतीयों का डाटा चोरी कर रहा है चीन? चाइनीज मोबाइल को लेकर बड़ा खुलासा। चीनी मोबाइल में मिला संदिग्ध बग। मेटा कंटेंट विवाद के बाद अब चाइनीज मोबाइल को लेकर जो खुफिया जानकारी मिली है, उसने सरकार के भी होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि ये जानकारी न सिर्फ देश की सुरक्षा बल्कि भारत के करोड़ों मोबाइल यूजर्स की चिंता बढ़ाने वाली है। गृह मंत्रालय को मिली जानकारी के मुताबिक चीन बहुत ही शातिराना तरीके से भारतीय यूजर्स पर नजर रख रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस खुफिया इनपुट के बाद अब चाइनीज मोबाइल कंपनियों के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी की जा रही है। पहले यह समझ लीजिए कि चीनी मोबाइल कंपनियों पर क्या आरोप लगे हैं। भारत के लोगों का डाटा चोरी कर रहा है, ये डाटा चोरी कर विदेश भेज रहा है। इस डाटा का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जाता है। चीन बड़े ही चालाकी से अपने देश में बनने वाले मोबाइल में एक खास तरह की डिवाइस लगाता है, जिससे जो भारतीय यूजर्स चाइना का मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उनका सारा डेटा उस डिवाइस के जरिए चीनी कंपनियों तक पहुंच जाता है। सूत्रों के मुताबिक चीनी मोबाइल में संदिग्ध बग मिला है। इसी बग से डाटा चोरी करने का शक है। डाटा को चीनी सर्वर में भेजने की आशंका है। कुछ खास चीनी मोबाइल कंपनियों के फोन में ग्राहकों का जो डाटा होता है, उसमें एक ऐसा बग पाया गया है जो डाटा को सीधे उनके सर्वर पर सेव कर सकती है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि सर्वर भारत में नहीं बल्कि चीन में है, जहां भारतीय यूजर्स की सारी जानकारी मौजूद है। खुफिया एजेंसियों ने इन चीनी मोबाइल कंपनियों में इस्तेमाल होने वाले चिपसेट को लेकर गंभीर चिंता जताई है। हमें यह भी समझना होगा कि डाटा चोरी की खबर के बाद क्यों भारत सरकार एक्शन के मोड में है। दरअसल हमारे देश में बड़ी आबादी ऐसी है जो चाइनीज मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। इनमें कुछ लोग अलग अलग सेना में काम करते हैं, कुछ लोग देश की सुरक्षा से जुड़ा काम करते हैं। यही वजह है कि अब गृह मंत्रालय इन चीनी कंपनियों पर एक्शन की तैयारी कर रहा है और चीनी मोबाइल कंपनियों को जल्द ही तलब कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन चीन ने अपने ये लाखों जासूस भारत में कैसे स्टैब्लिश किए हैं? चीन का ये खुफिया प्लान कैसे काम करता है? ड्रैगन की मॉडस ऑपरेंडी क्या है, देखिए। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट है। यहाँ बिकने वाले हर 100 में से लगभग 70 से 80 फोन चीन की कंपनियों के हैं। लेकिन चमक धमक वाले इन सस्ते फोनों के पीछे छिपा है ड्रैगन का काला कारोबार। भारत सरकार की एजेंसियों ईडी और डीआरआई की जांच में यह साफ हो चुका है, ये कंपनियां सिर्फ व्यापार करने नहीं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को चपत लगाने आई हैं। जांच एजेंसियों की जांच में कई सबूत मिले जो चीन की साजिश का पर्दाफाश करते हैं। जानकारी के मुताबिक चाइनीज कंपनियों के मोबाइल के आईपी का स्वामित्व चीन के पास है। सॉफ्टवेयर को चीन से नियंत्रित किया जाता है। रॉयल्टी लाइसेंस फीस चीन जा रहा है। चिपसेट का आयात किया जाता है। डिस्प्ले और कैमरा मॉड्यूल का आयात किया जाता है। सरकार इस बात को भी उजागर करने जा रही है कि अकेले पिछले 12 महीनों में विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के पास इन चीनी फर्मों से जुड़े 10,000 से अधिक मामले अभी भी लंबित हैं। इन कंपनियों ने कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया और कहा कि चीनी सरकार उन्हें डेटा साझा करने की अनुमति नहीं देती।
मामला सिर्फ इतना ही नहीं, चाइनीज मोबाइल के जरिए करोड़ों की टैक्स चोरी और अवैध कमाई की हेराफेरी का भी जांच एजेंसियों ने खुलासा किया। जांच एजेंसियों के मुताबिक वीवो, ओप्पो और Xiaomi जैसे दिग्गज चीनी कंपनियों ने फर्जी कागजातों और शेल कंपनियों के जरिए भारत में कमाए गए हजारों करोड़ रुपए चुपचाप चीन ट्रांसफर किए। मकसद साफ था, भारत में मुनाफा कमाओ, स्थानीय कानूनों को ठेंगा दिखाओ और बिना टैक्स चुकाए रकम ड्रैगन के खजाने तक पहुंचाओ। जानकारी के मुताबिक शेल कंपनियों के जरिए 9,000 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ। मामला सिर्फ टैक्स चोरी तक सीमित नहीं है। हाल ही में दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों की जांच में यह बात भी सामने आई कि कैसे कुछ चीनी स्मार्टफोन दिग्गजों के तार भारत विदेशी दुष्प्रचार फैलाने वाले पोर्टल्स और संगठनों को फंडिंग से जुड़े मामलों में पाए गए। भारत की संप्रभुता के खिलाफ नैरेटिव सेट करने के लिए इन कॉर्पोरेट नेटवर्क्स का इस्तेमाल किया गया। वैसे भी लोगों को सस्ती या मुफ्त चीजों की लत लगी हुई है, तो चीन लिहाजा इस तरह की मुफ्त आपको सेवाएं, मुफ्त प्रकार के प्रोडक्ट्स देता है ताकि कहीं ना कहीं आपको डेटा ऑब्जेक्ट के तौर पर अपने जाल में फंसा दे, आपका डेटा एकत्रित कर ले, उसका इस्तेमाल कर एनालिसिस कर और अल्टीमेटली भारत को टारगेट कर सके। तो ये जो फिलहाल निर्णय हुआ है अच्छा है। चीनी कंपनियां भारत के बड़े बाजार और कंज्यूमर बेस का फायदा उठाकर एकाधिकार स्थापित करना चाहती थी, लेकिन अब भारतीय एजेंसियों की सख्त कार्रवाई ने इनकी पोल खोल दी है। साफ है, चीन मोबाइल कंपनियों की चमक के पीछे भारत को आर्थिक रूप से खोखला करने और रणनीतिक तौर पर घेरने की एक सोची समझी साजिश चल रहा है, जिस पर अब भारत ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। अब देखिए, भारत के लिए अखंडता और एकता ये दोनों ही बहुत जरूरी है। कोई हमारा डेटा हमारे खिलाफ इस्तेमाल करे ये संभव नहीं। ये संदेश आज खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिया। देश में बड़े पैमाने पर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी तिरंगा यात्रा की धूम रही। सीएम योगी ने कहा कि हमारा ये तिरंगा हमारी सादगी का, हमारे विकास का, हमारे साथ का और हमारे विरासत का और भारत की आन बान और शान का प्रतीक है और इसके सम्मान में किसी भी तरह की कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सुनिए आखिर सीएम योगी ने क्या क्या कहा। तिरंगा यात्रा उन सभी हुतात्माओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का और प्रधानमंत्री मोदी जी के राष्ट्र प्रथम के उस मंत्र को आगे बढ़ाने का संकल्प भी है। राष्ट्र निर्माण संदेश लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सीएम योगी ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। माहौल राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत था, हाथों में तिरंगा था और जुबां पर वंदे मातरम गीत। इसी देशभक्ति के भाव के साथ यूपी में तिरंगा यात्रा का आगाज हुआ। सीएम योगी आयोजन स्थल पर पहुंचे, स्कूली छात्राओं को दुलारा और सेल्फी लेकर उनके मनोबल को बढ़ाया। नेतृत्व में देशभक्ति और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो रहा है। योगी ने तिरंगे को भारत की विरासत और विकास से जोड़ते हुए राष्ट्र के प्रतीकों के सम्मान को लेकर संदेश दिया। कहा, राष्ट्र के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने भारत के प्रतीकों के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों को संज्ञेय अपराध की सूची में रखते हुए दंडित करने का निर्णय भी लिया है। अब ये नहीं चल सकता कि रहेंगे भारत में, लेकिन भारत के प्रतीकों को, भारत के महापुरुषों को, भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपमानित करें। पूरी दुनिया जेनजी का लोहा मान रही है, लिहाजा सीएम योगी ने भी देश की युवा शक्ति को न सिर्फ ऊर्जावान बताया बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी बताया। हमारा युवा
देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो, वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। सीएम योगी ने तिरंगा यात्रा की कमान संभाली, जिसमें वो स्कूली छात्राओं के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलते दिखे। कहीं तिरंगा लहराया तो कहीं देशभक्ति के नारों ने माहौल को और जोश से भर दिया। वंदे वंदे। तिरंगा यात्रा उन सभी हुतात्माओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का और प्रधानमंत्री मोदी जी के राष्ट्र प्रथम के उस मंत्र को आगे बढ़ाने का संकल्प भी है, जो भारत के हर एक युवा के लिए एक प्रेरणा है। हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है। लखनऊ में ये यात्रा बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से पहले बीजेपी देश भर में इसी तरह के आयोजन कर रही है। हर घर तिरंगा है क्या, वो भी समझिए। देश भर में आज से बीजेपी का अभियान हर घर तिरंगा यात्रा अभियान शुरू। 15 अगस्त तक चलेगा तिरंगा अभियान। राष्ट्र प्रेम की भावना लोगों तक पहुंचाना मकसद। देश की एकता अखंडता के लिए तिरंगा यात्रा। तो आपने सुना किस तरीके से यहां पर सीएम योगी ने साफ तौर पर यह संदेश दिया कि आखिर किस तरीके से देश को, राज्य को एक साथ लेकर आगे बढ़ना। यही राष्ट्र भाव यूपी से निकलकर मध्य प्रदेश की सड़कों तक भी पहुंचा, जहां सीएम मोहन यादव भी हाथ में तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए और उनके साथ बीजेपी की कई नेता, मंत्री और कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया कार्यक्रम में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत कई शहरों में तिरंगा यात्रा निकाली गई। सुनाते हैं आपको मध्य प्रदेश के सीएम ने इस पर क्या कहा। सभी के योगदान के भरोसे से भारत को जो आज़ादी मिली, हम अपने सर्वहारा वर्ग के लिए पूरे देश के सभी नागरिकों के साथ देश की आज़ादी का आनंद भी मनाएं, अपने उत्तरदायित्व का पालन भी करें और दुनिया के सामने भारत की शक्ति और भारत की अंदर की ताकत जो वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर है, हम कामना करें चिर युवा भारत रहे और चिर अमर इसकी स्वतंत्रता रहे। आज तिरंगा यात्रा हम सब पूरे देश में निकाल रहे हैं। हर राज्यों में, राजधानी में आज सब दूर तिरंगा यात्रा निकल रही है। इधर दिल्ली में भी तिरंगा लहराया। बीजेपी नेताओं ने पीएम की अपील के बाद पिछले साल से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की थी। इस साल भी दिल्ली में तिरंगा यात्रा पूरे जज्बे के साथ निकाली गई। हम लोग नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में कस्तूरबा विधानसभा में नई दिल्ली जिले की हम तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाल रहे हैं। तिरंगा केवल हमारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। ये स्वतंत्र का एक ऐसा अटूट संकल्प है जो हमारे राष्ट्र नायकों ने, मुझे लगता है, सिद्ध करा। एक ऐसा स्वप्न, एक स्वतंत्र भारत का जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, उस स्वप्न को अब विकसित भारत के संकल्प में तब्दील करा है यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। आपके माध्यम से नमन करती हूँ उन सब वीर सपूतों और सुपुत्रियों को जिन्होंने माँ भारती को आज़ादी दिलवाई, जिनके कारण ये तिरंगा इतना ऊंचा लहरा सकता है अब। और रही बात युवाओं की, तो देखिए तिरंगा हर युवा की प्रेरणा है, हर भारतीय की प्रेरणा है। और चलिए मास्टर स्ट्रोक में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।